दिल्ली भारत देश का दिल है। दिल्ली यहाँ हर साल 11,000 अपराध दर्ज किए जाते हैं जिनको पुलिस द्वारा रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक बार दिल्ली में ऐसा अपराध हुआ जिसके कारण सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर झुक गया। तो आइए उस केस पर से पर्दा उठाते हैं। एक रात 10:38 पर रात को गश्त पर निकली हुई NHAI टीम यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को सड़क के किनारे दो लोग बिना कपड़े के पड़े हुए दिखते हैं। फिर वे कार से उतरकर वहां पर देखने जाते हैं। वहां एक गड्ढे में बिना कपड़ों के एक लड़का और एक लड़की पड़े हुए थे। फिर वे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके वहां सहायता बुलाते हैं। फिर वहां पुलिस की कार आती है। पुलिस वाले पास के ही एक होटल से चादर मंगवाकर उन दोनों को चादर से ढककर अपनी कार में बिठाते हैं। लड़का ठीक था लेकिन लड़की की हालत ज्यादा खराब थी। फिर पूछने पर लड़का बताता है कि एक बस में 6 लोग थे। उन्होंने हमारा सामान और कपड़े छीन लिए, हमें बहुत मारा और चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लड़की दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर पूछती है क्या हुआ तुम्हें? वो दर्द भरी आवाज में बताती है कि मुझे लोहे की राड से मारा गया है। उन्होंने लोहे की राड को मेरे नीचे डाल दिया। शायद उन्होंने मेरे अंदर से मांस निकाल लिया। तभी वहाँ उस लड़की के माँ बाप भी आ जाते हैं। उस लड़की का नाम दीपिका और लड़के का नाम आकाश था। दीपिका अपने पापा को देखकर कहती है पापा बहुत दर्द हो रहा है। फिर हवलदार दीपिका के पापा को वहाँ से बाहर ले जाता है। फिर वो उनको बिठाकर वापस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करने जाता है। वो बताता है कि मैंने पीड़ित व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। दोनों ही नग्न अवस्था में पाए गए थे। लड़की की हालत ज्यादा खराब है। अब उनकी बागडोर डॉक्टर के हाथ में है। फिर कंट्रोल रूम वाले उस इलाके के थाने में फोन करते हैं और नाइट ड्यूटी कर रहा हवलदार नारायण मैडम DCP वर्तिका चतुर्वेदी के पास फोन करता है। वो मैडम को सारी बात बताता है। मैडम पूछती है क्या दुर्व्यवहार भी हुआ है? नारायण कहता है पता नहीं। मैडम कहती है जैसे ही पता लगे मुझे कॉल करो। फिर पता करने के बाद नारायण दोबारा मैडम को कॉल करता है और DCP मैम उसी वक्त खड़ी होकर तैयार होने लगती है। फिर रेडी होकर वो अपने घर से निकलती है और अपनी कार में बैठकर सीधा हॉस्पिटल जाती है। हवलदार बताता है कि लड़की को सर्जरी के लिए भेज रहे हैं। लड़का अंदर ही है। फिर DCP मैम डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बताती है कि लड़की की हालत गंभीर है। ऐसा लगता है कि नीचे सरिया घुसाकर उसकी आंतों को बाहर निकाल दिया है। आप यहाँ वेट कीजिए, मैं उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर DCP मैम दीपिका के माता पिता को हौसला देती है। मैडम की खुद की भी एक बेटी थी, इसलिए वो केस को सीरियस लेती है। वो आधी रात को ही इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के पास फोन करती है और उसे अभी की अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। फिर मैडम नारायण सिंह को फोन करके कहती है वसंत विहार में एक नई IPS ट्रेनिंग ऑफिसर आई है, नीति सिंह, मुझे उसका नंबर चाहिए। फिर मैडम उसके पास भी फोन करके उसे अपने पास बुला लेती है। इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह अपने साथ SHO सुभाष गुप्ता और SHO राकेश वर्मा को भी लेकर आया था। मैडम पूछती है SHO विनोद कहाँ है? भूपिंदर सिंह कहता है उसको फोन किया था लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। फिर मैडम उन सबको साथ लेकर आकाश के पास जाती है ताकि उसका बयान ले सके। आकाश बताता है कि मैं और दीपिका सेलेक्ट सिटी वॉक गए थे मूवी देखने के लिए। वहाँ से वापिस आते समय हमें द्वारका के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर हम ऑटो में बैठकर मुनीर का बस स्टैंड आ गए। फिर वहाँ से हमें द्वारका के लिए एक बस मिल गई। उस बस में ही हम पर हमला हुआ था। बस में 6 लोगों ने हम पर हमला किया। मैडम पूछती है तुम्हें किसी का नाम पता है? वो बताता है कि एक का नाम ब्रिजेश और एक का नाम विकास था। वे लोग रोड से मुझे मार रहे थे। फिर दीपिका ने ड्राइवर से हेल्प मांगी। फिर ड्राइवर आया और दीपिका को घसीटकर पीछे ले गया। वे लोग मुझे पीछे नहीं जाने दे रहे थे। तभी पीछे से आवाज आती है कि लड़की मर गई। फिर उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया और हमारे कपड़े उतारकर हमें चलती बस से बाहर फेंक दिया। वे एयरपोर्ट फ्लाईओवर से बस घुमाकर फिर से आए और हमें बस से कुचलने की कोशिश की। मैंने हौसला करके दीपिका को सड़क के किनारे घसीट लिया और फिर वे लोग चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई लेकिन वो काफी देर तक रुकी रही, हमें तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेकर गई। मैडम कहती है कि वे हाईवे पेट्रोल कार होगी, PCR की तरह ही दिखती है लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं होती। इतने में वहाँ निधि सिंह भी आ जाती है और SHO विनोद भी। फिर मैडम उन्हें साइड में ले जाकर कहती है लड़की के पास ज्यादा समय नहीं है। विनोद एक नंबर का निकम्मा था। वो अपनी मुसीबत दूसरे के गले डालना चाहता था। फिर मैडम उसे कहती है कि वे तुम्हारे इलाके से बस में चढ़े थे, इसलिए ये केस तुम्हारे ही स्टेशन में रजिस्टर्ड होगा। फिर विनोद महिला अधिकारी विमला भारद्वाज की इंट्रोडक्शन करवाता है। मैडम उसे दीपिका का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर मैडम इन सभी को कहती है कि आज से इस केस पर हम सभी काम करेंगे। फिर मैडम उन सबको इस केस के बारे में बताती है और बताती है कि दीपिका और आकाश के साथ क्या क्या हुआ। हमारे पास 2 नाम है और सिर्फ इतना ही पता है कि वे एक सफेद बस में थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।
दिल्ली में जितनी भी सफेद बसें हैं सबका पता लगाओ। इस बस का सारा रूट जहाँ जहाँ से भी ये बस गई है वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरा चेक करो। उस वक्त उस रूट पर जितने भी कॉल किए गए मुझे सबकी लिस्ट चाहिए। अगर हमने पहले 7 या 10 घंटों में मुजरिमों को नहीं पकड़ा तो वे हाथ से निकल जाएंगे। मैं ये केस बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि उस लड़की के साथ जो भी हुआ है ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना और ना ही देखा। किसी को कुछ भी पता चले तो वो मुझे या भूपेंद्र को रिपोर्ट करेगा। मुझे गलती की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए और विनोद तुम इस केस से दूर रहोगे। फिर मैडम निधि सिंह को कहती है कि दीपिका, आकाश और उसके माता पिता इन सब का ख्याल तुम रखोगी। अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए, खाना पीना या कपड़े, उसका बंदोबस्त तुम करोगी। अगले दिन सुबह डीसीपी मैम अपने हस्बैंड को फोन करती है और बताती है कि शायद मैं आज भी घर नहीं लौटूंगी। फिर वो अपने हस्बैंड को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहती है और अपने लिए यूनिफॉर्म भेजने के लिए कहती है। मैडम भूपेंद्र को कहती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं तुम्हारे ऑफिस में ही बैठूंगी। भूपेंद्र पूछता है, मैम हमने आज से पहले बहुत से ऐसे केस हैंडल किए हैं, इस केस में ऐसा क्या है? मैडम कहती है, तुमने लड़की की हालत नहीं देखी। अगर ये हमारी बेटियों के साथ हुआ होता तो तुम पता नहीं क्या करते। फिर सब इंस्पेक्टर जयराज सिंह एक होटल में सीसीटीवी कैमरा चेक करने जाते हैं। उस होटल का कोई भी कैमरा रोड की तरफ नहीं लगा हुआ था। फिर एसएचओ राकेश अपने एक खबरी के पास फोन करता है और उसे पालम के सारे ट्रांसपोर्टरों की लिस्ट इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसमें उनके मालिकों का नंबर भी होना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर आकर दीपिका के घर वालों से मिलती है और कहती है कि हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। विमला भारद्वाज दीपिका से मिले डीएनए कल्चर, ब्लड रिपोर्ट और यूरिन सैंपल इकट्ठा कर लेती है। पिछली रात दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई थी, लेकिन दिल्ली वालों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिल्ली की सड़कों पर नाके लगा दिए जाते हैं। खबरी राकेश के पास फोन करके कहता है, मैंने तुम्हें 20 नामों की लिस्ट भेजी है, चेक कर लेना। सड़कों पर सफेद बसों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही थी। विमला आकाश को लेकर डीसीपी मैम के पास जाती है। मैडम उससे पूछती है, अगर तुम्हें कुछ और भी याद आया हो तो तुम मुझे बता सकते हो। आकाश बताता है कि बस के डैशबोर्ड पर शिवजी की मूर्ति लगी थी। उधर जयराज सिंह किसी और होटल में जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। फिर मैडम एसएचओ सुभाष गुप्ता को फोन करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा एक दोस्त था सेंट्रल फोरेंसिक लैब में, क्या वो अभी भी है? अगर है तो मुझे क्राइम सीन पर उसकी टीम की जरूरत है, वो भी बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए। फिर एसएचओ सुभाष अपने फोरेंसिक वाले दोस्त के पास कॉल करता है और उससे उसकी टीम मांगता है। एसएचओ का दोस्त कहता है कि मेरी टीम का खाना पीना और आना जाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। एसएचओ राकेश मैडम को जाकर बताता है कि हमारे आदमी सड़कों पर हर सफेद बस को रोककर चेक कर रहे हैं और उनके मालिकों का नंबर नोट कर रहे हैं। मैडम कहती है कि जितनी भी व्हाइट बस के ओनर्स हैं सबको यहाँ लेकर आओ। सब लोग अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे थे, लेकिन कांस्टेबल सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहे थे। जिस बस के अंदर कांड हुआ था वो बस उनके हाथ भी लग जाती है, लेकिन वे बस की पहचान नहीं कर पाते, इसलिए वे उस बस को जाने देते हैं। ये इंडिया है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये है संजीव गोस्वामी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब कल रात वाली घटना इन तक भी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ डीसीपी मैडम ने कुछ बस ओनर्स को बुला लिया था। उनमें से एक बस ओनर कहता है कि आप ओनर्स की जगह पर ड्राइवर पर ध्यान दो, जो यहीं आसपास की बस्तियों में बसे हुए हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि शिरीष साहब को भी पूछ लीजिए, उनकी ज्यादातर बसें व्हाइट है। फिर वो एसएचओ को उसका नंबर देता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। दूसरी तरफ संजीव गोस्वामी दीपिका का पता लेने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को हॉस्पिटल भेजता है। फिर वो सारा माजरा संजीव गोस्वामी को बताती है। फिर संजीव गोस्वामी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहता है ताकि जनता को इस बात का पता चल सके। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात उन्हें बता देती है और इस बात की खबर डीसीपी मैम तक भी पहुंच जाती है कि एक जिला काउंसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ मीडिया को बता दिया। फिर मैडम वहाँ टीवी मंगवाती है ताकि न्यूज सुन सके। ये बात जैसे ही आम लोगों तक पहुँचती है, दिल्ली की जनता प्रोटेस्ट पर उतर आती है। डीसीपी मैम की बेटी भी उनके पास फोन करके पूछती है, मोम क्या ये केस आप संभाल रही हो? डीसीपी मैम कहती है हाँ, लेकिन तुम खबरों पर ध्यान मत दो, खबरों में आधा झूठ दिखाया जाता है। तभी हरीश खबरी एसएचओ राकेश के पास फोन करता है और बताता है कि शिरीष की एक बस गायब है। उस बस को जय सिंह नाम का ड्राइवर चलाता है। ये एक स्कूल बस है जो सुबह बच्चों को लेकर जाती है और दोपहर को वापस लेकर आती है। फिर शाम को वो न्यू इंडेक्स कंसल्टेंसी यानी एनआईसी नाम की कंपनी के स्टाफ को घर छोड़ती है। उसके बाद वो फ्री हो जाती है। एसएचओ पूछता है कि रात को वो कहाँ खड़ी होती है। हरीश बताता है कि रविदास कैंप पार्क में। फिर राकेश ये बात मैडम को बताता है। हरीश बताता है कि वो बस कल रात से गायब है। राकेश कहता है पता तो हम खुद लगा लेंगे बेटा कि वो बस है कहाँ। अब पुलिस वालों के पास 3 नाम थे, ब्रिजेश, विकास और जय सिंह। तभी पास में बैठा एक बस ओनर कहता है मेरा भी बस क्लीनर सुबह से गायब है, उसका नाम आलोक कुमार है।
उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैडम ऑर्डर देती है कि इस केस में कोई भी जूनियर कांस्टेबल मत लगाओ, सभी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होने चाहिए। ये है गुरुराज दीक्षित, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। संजीव गोस्वामी कल रात वाली बात इन्हें आकर बताता है और कहता है कि कहीं न कहीं पुलिस से चूक हुई है। गुरुराज दीक्षित कहते हैं कि पुलिस जितना अच्छा काम कर सकती है उतना अच्छा कर रही है। अब एसएचओ सुभाष गुप्ता अपनी फोरेंसिक टीम को लेकर वारदात वाली जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला और अशोक शर्मा दोनों जय सिंह का पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो अपने भाई के पास गया है महरौली में। पुलिस स्टेशन में भूपिंदर सिंह अपने एक सरताज नाम के दोस्त को बुलाता है। उसकी भी दिल्ली में बहुत सी बसें चलती हैं। ये इन सब की इस केस में हेल्प करने के लिए आया था। फिर वे आकाश से इस बस के रूट के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि पिकअप पॉइंट से ड्रॉप पॉइंट के बीच 3-4 बार बस ने मोड़ लिए थे और रास्ते में मलाई मंदिर 2 बार आया था। ये लोग करीब 40 से 45 मिनट तक बस में थे। फिर भूपिंदर सिंह बताता है कि पिकअप पॉइंट से ड्रॉप पॉइंट के बीच का रास्ता 20 मिनट का है। इसका मतलब उन्होंने बस को 2 बार इस रोड पर घुमाया है। अब हमें वहाँ पर बने होटल्स के सीसीटीवी कैमरा से ही कुछ मिल सकता है। आकाश बताता है कि उस बस के पीछे का दरवाजा खोलने पर भी नहीं खुल रहा था। फिर पास बैठा बस ओनर बताता है कि वो सीएनजी स्कूल बस होगी। उनके पीछे के दरवाजे फिक्स कर दिए गए हैं ताकि बच्चे वहाँ से बाहर ना कूद सके। ये है कुमार विजय, कमिश्नर ऑफ पुलिस। उनके पास एक प्रेस रिपोर्टर पूनम का फोन आता है। फिर वो इनको कल रात हुई घटना के लिए टीवी चैनल पर इनवाइट करती है, लेकिन कमिश्नर मना कर देते हैं। फिर वो डीसीपी मैम के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि जो टीवी पर काउंसलर आ रही है वो चीफ मिनिस्टर के लिए काम करती है। डीसीपी कहती है कि मुझे नहीं पता सर, इसे कैसे पता चला। फिर डीसीपी मैम कमिश्नर से होने वाले खर्चे पर बात करती है। कमिश्नर कहते हैं पैसे संभाल कर खर्च करना और हो सके तो इन सबको जल्दी पकड़ लो। अब प्रोटेस्ट में कॉलेज के लड़के लड़कियां भी शामिल हो गए थे और यकीन मानो ये पुलिस के काम को और भी मुश्किल बना रहे थे। दूसरी तरफ जयराज सिंह को एक सीसीटीवी कैमरा में उस बस की फुटेज मिल जाती है। फिर वो भूपिंदर को बताता है कि एक बस उस रूट से 20 मिनट में 2 बार गुजरी है। फिर भूपिंदर कहता है कि उस बस की वीडियो बना और मेरे पास भेज अभी। अब आकाश कंफर्म कर देता है कि ये वही बस है। फिर आकाश कहता है कि जो कंडक्टर सवारियां बुला रहा था उसका सवारियों को बुलाने का ढंग बड़ा ही अजीब था। तभी एसएचओ विनोद के पास उसके किसी साथी का फोन आता है। वो कहता है कि तुम भी कुछ कर लो भाई, वरना इस केस के बाद मैं श्योर हूँ 3-4 लोगों को तो सस्पेंड किया ही जाएगा, कहीं उसमें तुम्हारा नाम ना हो। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम बड़ी ही बारीकी से छानबीन कर रही थी। तभी वहाँ पर विमला भारद्वाज आती है। वो यहाँ से ये सैंपल लेने आई थी ताकि उनको CFSL पहुँचा सके। विमला कहती है कि 15 साल के करियर में मैं आज पहली बार किसी फोरेंसिक टीम को इस तरह सड़क पर ड्यूटी करते देख रही हूँ। अब उस बस की फोटो दिल्ली के सभी पुलिस वालों को भेज दी जाती है। मैडम ऑर्डर देती है कि पुलिस वालों को बिना वर्दी रविदास कैंप भेजो, हमें जय सिंह को पकड़ना है। तभी सरदार जी सबको बुलाते हैं और बताते हैं कि उस बस का फ्रंट लेफ्ट साइड का व्हील कैप भी मिसिंग है। फिर डीसीपी मैम भूपिंदर को कहती है, तुम लोगों की जितनी भी टीम्स रविदास कैंप में है उन सबको बताओ कि उस बस के पीछे का दरवाजा फिक्स है, उसके अंदर डैशबोर्ड पर शिवजी की मूर्ति लगी है, बस के बाहर शिरीष ट्रेवल लिखा हुआ है और फ्रंट लेफ्ट साइड का व्हील कैप भी मिसिंग है। अब दिल्ली के न्यूज रिपोर्टर अपनी ही तरफ से झूठ परोस रहे थे कि 2 घंटे तक लड़का लड़की ठंड में सड़क के किनारे पड़े रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। कमिश्नर भी इस तरह की फेक न्यूज से परेशान हो चुके थे। फिर वो मंत्री जी से बात करते हैं। मंत्री जी उन्हें कहते हैं कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। फिर कमिश्नर साहब डीसीपी मैम के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि ये गैर जिम्मेदार न्यूज चैनल कुछ भी अनाप शनाप दिखा रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और उन्हें इस केस की सारी सही जानकारी दो और हो सके तो बस की फोटो भी वायरल कर दो। डीसीपी मैम कहते हैं कि सर लोग गुस्से में आकर उस बस को जला देंगे, इससे हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। आप मुझे कल दोपहर तक का समय दो, बस और ड्राइवर दोनों हमारे कब्जे में होंगे। अब मिस्टर शिरीष ने भी कंफर्म कर दिया था कि उनकी एक बस जिसका नंबर 9094 है लापता है और उसका ड्राइवर जय सिंह भी गायब है। अब सभी पुलिस वाले रविदास कैंप के पास बस का वेट करते हैं और जब वो बस आ जाती है तो वे उसे रोक लेते हैं। वे ड्राइवर को भी पकड़ लेते हैं और उसे कार में बिठा लेते हैं। वे उसकी आईडी चेक करते हैं, उसका नाम जय सिंह था। फिर मैडम राकेश को कहती है कि बस को किसी सेफ जगह पर पहुंचा दो जहां इस पर किसी की नजर ना पड़े। फिर मैडम एसएचओ सुभाष गुप्ता के पास फोन करती है और कहती है कि मैं बस को नेहरू स्टेडियम भेज रही हूं, वहां से काम खत्म होते ही अपनी टीम को ले जाकर बस के भी सैंपल लो। फिर मैडम बस को ले जाने की जिम्मेदारी विमला और इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को सौंप देती है। पुलिस स्टेशन के सामने वाले गेट पर प्रोटेस्ट चल रहा था, इसलिए मैडम उसे पीछे के रास्ते से पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जय सिंह को अंदर छोड़ने के बाद मैडम बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है
मैडम उन सबको इस केस के बारे में सही सही जानकारी देती है और कहती है कि प्लीज आप लोग हमें अपना काम करने दें। जैसे ही हमें कोई और जानकारी मिलती है हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिर वो जयसिंह के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहती है। फिर मैडम भूपिंदर सिंह को सही तरीके से पूछताछ करने के लिए कहती है, बिना मारपीट के। फिर अंदर जाकर मैडम जयसिंह को कहती है कि हम विक्टिम से तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहते हैं। पहले तो जयसिंह मना कर देता है, लेकिन समझाने पर वो हाँ कर देता है। दूसरी तरफ सुभाष गुप्ता फोरेंसिक टीम को लेकर बस के पास जाता है ताकि उसमें से सैंपल इकट्ठा कर सके। पुलिस स्टेशन में जयसिंह बताता है कि मैं कल अपने भाई के पास गया था एक पार्टी में। एड्रेस पूछने पर वो बताता है कि मुझे घर का एड्रेस नहीं पता, हमने घर के बाहर पार्टी की थी। मेरे साथ मेरा एक और भाई था, अमर। भूपिंदर पूछता है कि तुम्हारे बस का क्लीनर कहाँ है? जयसिंह कहता है सर वो तो गया। जयसिंह का भाई अमर वो इस बस का कंडक्टर था। जयसिंह को उसका भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया। फिर जयसिंह कहता है कि मेरा तो एक हाथ खराब है, मैं किसी के साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ, मुझे जाने दो। फिर मैडम सबको बाहर लेकर जाती है। मैडम कहती है कि ये प्यार से नहीं मानेगा, लेकिन ये विकलांग है, हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। आकाश ने भी आइडेंटिफिकेशन के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहता। फिर मैडम के पास सुभाष गुप्ता का फोन आता है। वो कहता है कि बस में से कुछ भी नहीं मिला। फिर मैडम उन्हें डांट लगाती है क्योंकि वे अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे। दरअसल इन लोगों ने बस की छानबीन की ही नहीं थी, बस ऐसे ही कुछ देर बैठकर फोन कर दिया था कि बस में कुछ नहीं मिला। फिर सुभाष की नजर नीचे वाले फर्श पर जाती है और वो उसे खोलने को कहता है। फोरेंसिक टीम वाले कहते हैं कि खुद ही खोल लो, हमारे पास औजार नहीं है। फिर एसएचओ सुभाष खुद जाकर अपनी कार में से टूल बॉक्स निकाल कर लाता है और खुद ही आकर बस का फ्लोर खोलने लगता है। फर्श खोलने पर उन्हें वहाँ सबूत मिल जाता है क्योंकि क्लीनिंग के समय वो हिस्सा अच्छे से साफ नहीं हुआ था। फिर वो मैडम को फोन करके बताता है कि मैडम यहाँ तो खून ही खून है। इतने में काल लोग की भी रिपोर्ट आ जाती है। फिर भूपिंदर वो रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है कि जब तुझे ये कॉल आए तो तू उसी रोड पर घूम रहा था। इट मीन्स ये कोई पार्टी शार्टी में नहीं था बल्कि इसी रूट पर बस में था। फिर मैडम उसे एक थप्पड़ देती है। अब जयसिंह को भी लगने लगा था कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो अकेला ही फंस जाएगा। अब डीसीपी मैडम जयसिंह से अपने तरीके से पूछती है। भूपेंद्र कहता है देख प्यार से बता दे वरना सच तो हम निकलवा ही लेंगे। जयसिंह सच बताने के लिए मान जाता है। जयसिंह बताता है कि जब वे बस में चढ़े तो हम 6 लोग थे और बस पूरी तरह से खाली थी। हमारी लड़के से बहस हो गई थी और वो लोंडिया बीच में फुदक रही थी। फिर हमने उसके साथ डैश कर दिया, आगे से भी पीछे से भी। फिर उसने हम में से किसी को बहुत जोर से काट लिया। फिर मेरा गुस्सा और बढ़ गया और मैंने उसके अंदर रोड घुसेड़ दी, आगे भी और पीछे भी। फिर मैंने अपना हाथ उसके अंदर डाला और उसकी आंतड़ियों को खींचकर बाहर निकाल दिया। अंदर से उखाड़ देना चाहता था मैं उसको। फिर हमने उसको बस से बाहर फेंक दिया और कुचलने की कोशिश की, लेकिन बच गए साले। ये सुनकर मैडम को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस पर जूता फेंक कर मारती है। फिर जयसिंह बताता है कि हम तो सिर्फ माल लूटना चाहते थे, लेकिन वो लोंडा उसके साथ खूब मजे ले रहा था। हमने सोचा हम भी कुछ कर लेते हैं। इन जैसे लोगों के कारण ही तो हमारी संस्कृति नरक में जा रही है। जो काम घर पे करना चाहिए कोई करता है क्या पब्लिक में? फिर भूपेंद्र उसको जूते से मारता है और कहता है कि उसको मार ही देता साले, लेकिन ऐसा क्यों किया? फिर जयसिंह कहता है कि मैंने जो उसके साथ किया मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर एसएचओ राकेश वर्मा अपने साथियों के साथ जयसिंह के पड़ोसी के पास जाता है। उसकी जयसिंह के साथ बनती नहीं थी, इसीलिए कहते हैं भैया पड़ोसियों के साथ हमेशा बना के रखो। दूसरी तरफ जयसिंह अपने सभी साथियों का नाम बता देता है। उसके साथियों का नाम ब्रिजेश कुमार, विकास गोस्वामी, आलोक कुमार, सोनू और अमर था। अमर जयसिंह का भाई था जो उस समय बस चला रहा था। आलोक कुमार बस क्लीनर था। विकास जिम असिस्टेंट था। ब्रिजेश फल फ्रूट का ठेला लगाता है। लेकिन जो ये आखिरी बंदा था सोनू, इसके बारे में इसे कुछ नहीं पता था। उसका असली नाम कुछ और था और ये लोग उसे सोनू कहकर बुलाते थे। वो बताता है कि सोनू पहले मेरे साथ कंडक्टर का काम करता था। वो अजीब अजीब आवाजें निकालकर ग्राहकों को बुला लेता है, इसीलिए उसे जल्दी से जॉब मिल जाती है। फिर मैडम जयसिंह के फोन की 3-4 महीने पहले की डिटेल निकलवाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जयसिंह का पड़ोसी बताता है कि मेरे पास विकास का फोन आया था। वो कल उन लोगों के साथ ही था। पूछ रहा था कि पुलिस तो नहीं आई, मैंने मना कर दिया। फिर सुधीर के पास भूपेंद्र का फोन आता है। वो सुधीर को बताता है कि जयसिंह का एक भाई मेहरौली में रहता है, शायद अमर वहीं गया होगा, तुम अभी वहां के लिए निकलो। अब जयसिंह को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। फिर मैडम के पास उसके हस्बैंड का और भूपेंद्र के पास उसकी वाइफ का फोन आता है। वो पूछती है कि घर कब आओगे? भूपेंद्र कहता है कि अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। दूसरी तरफ सुधीर मेहरौली में जयसिंह के भाई के पास पहुंच जाता है। वो बताता है कि वो 3-4 दिन से अपने भाइयों से नहीं मिला है। सुधीर को पता चलता है कि वो करौली गांव का रहने वाला है जो कि राजस्थान में है। फिर सुधीर उसको धमकाकर
उसके फोन से उसके गांव में फोन करवाता है। गांव में उसकी माँ रहती है। उसकी माँ बताती है कि अमर कल रात को यहाँ आया था। फिर सुधीर उसका फोन ले लेता है और अपने एक आदमी को वहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ जयसिंह का पड़ोसी बताता है कि वो रहा विकास। पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। फिर जब वे उसे कार में बिठाकर धमकाते हैं तो वो बताता है कि ब्रिजेश भी वहाँ आने वाला है। फिर पुलिस वाले ब्रिजेश को भी पकड़ लेते हैं। फिर वे मैडम को रिपोर्ट करते हैं कि 3 मिल गए, 3 बाकी हैं। अब भूपिंदर सुधीर को करौली गांव में जाने के लिए कहता है। सुधीर अपनी गन लेता है और अपने साथियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं आने वाला तो घर था, लेकिन अभी राजस्थान जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ब्रिजेश के घर के बाद एसएचओ राकेश विकास के घर की तलाशी लेने जाता है। तभी विमला की नजर फर्श पर पड़ती है। जब वे फर्श को खोद कर देखते हैं तो उसमें से उन्हें विक्टिम के पर्स, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। रास्ते में सुधीर अपने साथी को बताता है कि वहां जाकर हमें पहले थाने में परमिशन लेनी होगी। अगर सब कुछ सच बताएंगे तो वे हमें कागजी कार्रवाई में डाल देंगे और खुद जाकर उसे भगा देंगे। ये सब मुझे ही हैंडल करने देना। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जब सब लोग डिनर कर रहे थे, फिर भूपिंदर आकर जयराज सिंह को कहता है कि तुम्हें मानेसर गुड़गांव में जाना होगा। वहाँ आलोक के भाई भास्कर का पता चला है। एड्रेस वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना पता है कि वो कहाँ काम करता है। फिर जयराज सिंह और एसएचओ राकेश कुमार दोनों अभी जाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन डीसीपी मैम कहती है पहले खाना पूरा कर लो फिर चले जाना। उधर सुधीर करौली के थाना में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सो रहे स्टाफ को जगाता है और कहता है कि एक आदमी दिल्ली से क्राइम करके भागा है, हम उसे पकड़ने आए हैं। वो कहता है तो पकड़ लो भाई, मुझे जगाने की क्या जरूरत है। दिल्ली में भूपेंद्र विकास से पूछता है कल रात कहाँ थे। वो कहता है कि चर्च में था अपने दोस्तों के साथ। फिर वो दूसरे रूम में जाकर ब्रिजेश से पूछता है तू कहाँ था। वो कहता है कि पार्क में था अपने दोस्तों के साथ। दोनों के बयान मैच ही नहीं हो रहे थे। तभी भूपेंद्र की नजर ब्रिजेश के पांव पर पड़ती है। वहाँ काटने का निशान था। ब्रिजेश कहता है मैं गिर गया था, ये उसी का निशान है। फिर भूपिंदर गुस्से में आकर उसके कान के नीचे 2 देता है और वापिस विकास के पास जाता है। वो विकास को कहता है तू भी मार खाकर सच बताएगा क्या? इससे अच्छा होगा तू पहले ही बता दे। विकास सच कबूल कर लेता है। उधर राजस्थान में सुधीर 2 आदमियों से अमर सिंह का पता पूछता है। वे बताते हैं कि पास में ही एक नदी है। नदी के पास कार खड़ी करके पैदल पार करनी होगी। नदी के उस पार एक छोटी सी बस्ती है। अगर वहाँ कार से जाओगे तो 30-40 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में विकास और ब्रिजेश उस रात बस में जो कुछ भी हुआ सब कुछ डिटेल से बता रहे थे। वे कहते हैं कि विकास उस दिन पागल हो गया था। उसी ने लड़की में रोड डाली और उसकी आंतें बाहर निकाल दी। वो हम सबसे बड़ा है, वो ही हमें बताता है हमें क्या करना है क्या नहीं। अपनी बीवी के मरने के बाद वो पागल सा हो गया है। वे बताते हैं कि उस रात उस लड़की के साथ जो लड़का था वो उसे इधर उधर छू रहा था। जब जयसिंह ने उसे रोका तो वो लड़का सिर पर चढ़ने लगा। फिर हम लोगों ने उस लड़के की पिटाई कर दी। फिर लड़की बीच में आ गई और जयसिंह का दिमाग घूम गया। बस फिर हो गया जो होना था। दूसरी तरफ सुधीर अपनी टीम के साथ नदी के पास पहुंच जाता है। उस नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं था और इन सबको तैरना नहीं आता था। फिर वे अपनी जैकेट और फोन को गाड़ी में रखकर पैदल ही उस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए वे उसे चलकर पार कर लेते हैं। फिर वे पूछताछ करके अमर सिंह के घर पहुंच जाते हैं। वे अमर को पकड़ लेते हैं। अमर की माँ पूछती है क्या हुआ। अमर कहता है मेरी माँ को कुछ मत बताना। फिर वे अमर को लेकर वापस नदी क्रॉस करने लगते हैं। तभी अमर उनको धक्का देकर वहां से तैरकर आगे निकल जाता है और सुधीर उसको आवाजें लगाता रह जाता है। सुधीर अमर को आवाज लगाता है या तो तू वापस आ जा या फिर मैं तेरी माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तेरे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर अमर कहता है सर ये काम बिल्कुल मत करना, आप आ जाओ मैं यहीं वेट करता हूँ। फिर सुधीर मैडम को बताता है कि अमर सिंह मिल गया है। मैडम कहती है जल्दी आ जाओ, हमें 24 घंटे के अंदर इसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जयराज सिंह गुड़गांव के एक इलाके में पहुंच जाता है जहां भास्कर काम किया करता था। फिर वो वहां के लोगों से भास्कर के बारे में पूछता है। एक आदमी उसे जानता था, इसलिए वो जयराज सिंह को वहां पर ले जाने के लिए मान जाता है। फिर जयराज सिंह और राकेश कुमार भास्कर को पकड़ लेते हैं। जब उसके कान पे 2 पड़ती है तो वो तोते की तरह सब कुछ बक देता है। वो बताता है कि मेरा भाई कल आया था और अपने खून वाले कपड़े चेंज करके यहाँ से चला गया। राकेश पूछता है कहाँ गया है वो। उसका भाई बताता है कि वो बिहार में औरंगाबाद के पास छपरा गांव में गया है। फिर मुजरिम की हेल्प करने के जुर्म में पुलिस वाले उसे भी उठा लेते हैं। पुलिस स्टेशन में एक बांके लाल नाम का आदमी मैडम से आकर मिलता है। वो कहता है कि 16 दिसंबर की रात मैं भी उस बस में चढ़ा था।
बस में उस समय मैं अकेला ही था। फिर मुझे भी 6 आदमियों ने पीटकर मेरा सामान छीनकर मुझे बस से नीचे फेंक दिया। किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। फिर मैंने एक ऑटो वाले से फोन लेकर अपने भाई को फोन किया। वो आकर मुझे अपने घर ले गया। फिर घर जाकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे इस वारदात के बारे में पता चला। मैडम उसका केस दर्ज कर लेती है। फिर बाहर जाकर मैडम भूपिंदर को कहती है अगर ये उस रात कंप्लेंट कर देता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। इतने में सुधीर अमर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पीछे के रास्ते वो उसे अंदर ले आता है। फिर जब वो मैडम से जाकर मिलता है तो मैडम उसे आराम करने के लिए कहती है। फिर मैडम भूपिंदर को प्रदर्शनकारियों का प्लान जानने के लिए भेजती है। फिर भूपिंदर को पता चलता है कि जैसे ही पुलिस उन आरोपियों को लेकर कोर्ट जाने लगेगी तो ये लोग उन पर हमला करके उन्हें मार डालेंगे। अगर आरोपी यहाँ से बच निकले तो कोर्ट के बाहर भी इनके कुछ लोग खड़े हैं, वे वहीं इनका इंसाफ कर देंगे। ये बात सुनकर मैडम कहती है कि हमें कुछ भी करके इन आरोपियों को सही सलामत मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना है। फिर कुमार विजय डीसीपी को मंत्री जी के ऑफिस में आने को कहता है क्योंकि मंत्री जी को इन दोनों के साथ मीटिंग करनी थी। मंत्री जी पूछते हैं कि जब पुलिस वारदात पर पहुंची तो वो 2 घंटे तक किसका इंतजार कर रही थी। मैडम कहती है कि सबसे पहले वहां NHAI की वैन पहुंची थी और पूरे 7 मिनट बाद वहां पुलिस भी आ गई थी। पुलिस वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, बल्कि वहां और भी लोग थे। उनमें से किसी ने भी इनको हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया है। मंत्री जी कहते हैं लोग ये जानना चाहते हैं कि जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस उन्हें बचाने क्यों नहीं आई। कुमार विजय कहते हैं सर किस जगह क्या घटना हो रही हो इसका तब तक पुलिस को पता नहीं चलता जब तक कोई पुलिस को बताता नहीं। बस के आगे या पीछे वाली कारों ने भी तो कुछ देखा सुना होगा। ये जनता खुद तो जागरूक नहीं है लेकिन पुलिस से उम्मीद करती है कि वो क्राइम होने से पहले ही वहां पहुंच जाए। फिर मंत्री जी कहते हैं 4 लोग आप पकड़ चुके हैं, बाकी के 2 लोगों को भी जल्दी पकड़िए वरना ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। फिर मंत्री जी वापिस कमिश्नर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का CM PM से मिलने गया था। जब वो उनसे नहीं मिल पाया तो वो मेरे पास आया। अब वो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। फिर कमिश्नर डीसीपी मैम के पास फोन करता है और कहता है कि कुछ कड़े सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ भूपिंदर जय सिंह को पीछे के रास्ते से कोर्ट ले जाता है। जज साहब उससे सवाल पूछते हैं कि जब से तुम हिरासत में हो क्या किसी ने तुम्हें मारा या डराया धमकाया। जय सिंह मना कर देता है। फिर अमर को 5 लोगों के साथ खड़ा करके आकाश से पूछा जाता है कि इनमें से कौन है। आकाश बता देता है कि वो बीच वाला। अब दीपिका को भी होश आ जाता है। फिर नीति सिंह मैडम डीसीपी के पास फोन करती है और बताती है कि दीपिका को होश आ गया है। ये बात सुनकर मैडम को अच्छा लगता है। फिर मैडम उसे इंडिया गेट पहुंचने के लिए कहती है क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने हल्ला मचा रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि SHO राकेश वर्मा और जयराज सिंह दोनों एक होटल में खाना खाने बैठते हैं। तभी उनके पास थाने से फोन आता है। वो बताता है कि आलोक का फोन ट्रेस हुआ है, वो हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर है। फिर वे दोनों अपना खाना छोड़कर उसी वक्त उसे पकड़ने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ SHO सुभाष गुप्ता एक बस ओनर के पास जाते हैं। सोनू इनकी ही बसों में क्लीनर का काम करता था। फिर वो SHO को उसके पुराने मालिक का नंबर देता है, शायद वो कुछ बता पाए। अब डीसीपी मैम इंस्पेक्टर भूपिंदर को लेकर कोर्ट जाती है क्योंकि इनके खिलाफ एक याचिका लगी है जिसके जवाब अब डीसीपी मैडम को देने थे। जज मैडम पुलिस को इस मामले की सारी रिपोर्ट जो अब तक पुलिस ने किया है या दीपिका की डॉक्टर की रिपोर्ट सब कुछ दर्ज करवाने के लिए कहती है। मैडम पूछती है कि दीपिका को दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया। जब ये घटना हुई उस समय PCR कहाँ थी और PCR के आने के बाद दीपिका को हॉस्पिटल में जाने में देरी कैसे हुई। डीसीपी मैम के साथ आया वकील जज से कुछ और समय मांगता है, इसलिए जज मैडम उन्हें 2 दिन के बाद की तारीख देती है। मैजिस्ट्रेट के जाने के बाद डीसी मैडम वकील को डांटती है कि तुमने और तारीख क्यों मांगी। तुम्हें कहना चाहिए था कि साउथ दिल्ली की डीसीपी केवल स्थानीय पुलिस का जवाब दे सकती है, PCR या ट्रैफिक पुलिस का नहीं। वकील कहता है अगली तारीख में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब कमिश्नर कुमार विजय के पास फिर से प्रेस रिपोर्टर पूनम का फोन आता है। वो बताती है कि CM सर आपका पद से इस्तीफा मांग रहे हैं। कमिश्नर कहते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पूनम फिर से सर को अपने शो पर इनवाइट करती है लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर वो CM के पास फोन करते हैं और पूछते हैं कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वो कहता है कि अगर तुम इस सारी वारदात का जिम्मा अपने सिर लेने से डरते हो तो ये सब अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी के सिर पर डाल दो। लेकिन कमिश्नर कहता है कि मेरी टीम अपना बेस्ट दे रही है, मैं उनको बलि का बकरा नहीं बना सकता। पुलिस स्टेशन में भूपिंदर सिंह को पता चलता है कि आकाश की सिम किस एरिया में यूज हो रही है। शायद उन दोनों बचे गुनाहगारों में से कोई एक उसे यूज कर रहा होगा। फिर पुलिस उसे धर दबोचती है। उधर निधि सिंह इंडिया गेट के पास पहुंच जाती है। फिर वहां
एक फौजी आकर बताता है कि प्रोटेस्ट करना आम जनता का अधिकार है, इसलिए ध्यान रहे किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। वहाँ दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ राजेश वर्मा और जयराज सिंह आलोक को पकड़ने जाते हैं। उसकी भाभी कहती है कि वो यहाँ आया था लेकिन साथ की साथ चला गया। राजेश ये सब बात भूपिंदर को बताता है। भूपिंदर उस समय उस आदमी से पूछताछ कर रहा था जिसके पास विक्टिम आकाश का सिम कार्ड मिला था। वो बताता है कि ये सिम मुझे सड़क पर मिला था, मैंने इसे चलाकर देखा तो ये चल रहा था। दूसरी तरफ SHO सुभाष गुप्ता सोनू को ढूंढने में लगा था। वो हर ठेले वाले से पूछता है कि किसी सोनू को जानते हो जो बस धोने का काम करता है। अब ब्रिजेश, विकास और अमर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वहाँ उनके कुछ सैंपल लिए जाते हैं ताकि बस में मिले सबूतों से मैच कर सकें। पुलिस स्टेशन में विक्टिम आकाश की सिम की डिटेल्स निकलवाई जाती है। उससे ये साबित हो जाता है कि ये लड़का बेगुनाह है, इसलिए उसे वहाँ से जाने दिया जाता है। SHO विनोद कुमार आकर बताता है कि विक्टिम आकाश अब पुलिस स्टेशन में नहीं रहना चाहता, वो यहाँ से जाना चाहता है। DCP मैम कहती है कि वो कहीं नहीं जा सकता जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। तभी वे टीवी में देखते हैं कि प्रेस रिपोर्टर पूनम कमिश्नर साहब का इंटरव्यू ले रही थी। कमिश्नर साहब कहते हैं कि पिछले साल दिल्ली में जितने भी केस रजिस्टर हुए हमने 87% सॉल्व कर दिए। हम मुजरिमों को पकड़ते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन न्यायाधीश उन्हें सजा नहीं दे पाते और ये मुजरिम छूट जाते हैं। तभी एक प्रेस रिपोर्टर का फोन DCP मैम के पास आता है इंटरव्यू के लिए। मैम इंटरव्यू के लिए मना कर देती है, लेकिन उसी से ये पूछती है कि तुम पुलिस के बारे में झूठी खबरें क्यों छापते हो। वो रिपोर्टर मैम को अच्छे से जानती थी और उनकी रिस्पेक्ट करती थी। वो बताती है कि हमारे एडिटर ने हमें कहा है कि पुलिस के बारे में बुरी बुरी खबरें छापो, हमें पुलिस की धज्जियां उड़ानी है। फिर फोन कट करके DCP मैम कहती है कि इन टीवी चैनल वालों का ईमान मर चुका है। तभी भूपिंदर आकर बताता है कि उस रात जब दीपिका और आकाश बस में थे तो आकाश के फोन पर एक कॉल आया था। आकाश ने उसका फोन काट दिया था। वो लड़की आकाश की गर्लफ्रेंड थी और अब तक मुझे ये लगता था कि दीपिका उसकी गर्लफ्रेंड है। जब उस नई लड़की के बारे में DCP मैम को पता चला तो मैडम का दिमाग खराब हो गया। भूपेंद्र कहता है और बातें चाहे ना मिलती हो, लेकिन सभी सस्पेक्ट की एक बात तो मिलती है कि वो लड़का गलत था। बच्चे को पता है कि बसों में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बेचारी दीपिका ने गलत लड़के के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर ली। हॉस्पिटल में नीति दीपिका से बातें कर रही थी, तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो एक नर्स बताती है कि ये प्रेस रिपोर्टर झूठ बोलकर यहाँ आ गया है और ये दीपिका की तस्वीरें खींच रहा था। फिर निधि उसका कैमरा रख लेती है और हवलदार को उसे बाहर भेजने के लिए कहती है। दिल्ली में हर जगह ही दंगे नहीं हो रहे थे, कुछ लोग शांति से भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस स्टेशन में आकाश मैडम से घर जाने की रिक्वेस्ट करता है। मैडम कहती है कि जल्दी ही तुम घर जाओगे, लेकिन फिलहाल नहीं। इन आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि दो हवलदार जाकर जय सिंह को परेशान करते हैं। वे उसे सोने नहीं देते। हवलदार कहता है कि मेरे पास भी एक आयरन रोड है, घुसाऊं तेरे पिछवाड़े में, तू एक बार जेल जाकर देख, फिर देखना क्या क्या करते हैं लोग तेरे साथ। फिर जब वो आयरन रोड को सलाखों के साथ बजाने लगता है तो उसकी आवाज DCP मैडम को सुन जाती है। फिर वो जाकर हवलदार को धमकाती है। SHO विनोद उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर मैडम आकाश और उसके पापा को रूम में जाने के लिए कहती है और विनोद को कहती है कि उस हवलदार को अभी सस्पेंड करो। विनोद कहता है मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन मैडम उसे अभी की अभी सस्पेंड करने के लिए कहती है। फिर मैडम डिनर कर रहे अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ आप सबके मन में इन आरोपियों के प्रति गुस्सा है, लेकिन इनको सही सलामत कोर्ट में पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। यही एक मौका है हमारी बिखरी हुई इज्जत को इकट्ठा करने का। तभी भूपेंद्र जयराज सिंह को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें बिहार जाना होगा, हो सकता है आलोक अपने गांव गया हो, अपनी एक टीम चुन लो, वो नक्सलियों का इलाका है, तुम सीधा पुलिस स्टेशन जाना और अंडर कवर रहना। अब नक्सलियों का नाम सुनकर जयराज सिंह की भी फट गई थी। फिर अगले दिन सुबह जयराज सिंह अपने साथियों के साथ फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट में बैठकर वो अपने साथियों को कहता है नक्सली इलाका है, जरा ध्यान से रहना, हगने मूतने कहीं भी जाओ तो पुलिस को साथ लेकर जाना। दूसरी तरफ भूपिंदर सुधीर को बुलाता है और कहता है कि तुम आनंद विहार बस स्टैंड पर जाओ, सोनू पहले वहीं काम किया करता था, कुछ भी करो यार उसे ढूंढ कर लाओ। बिहार पहुंचकर जयराज और उसकी टीम को एक इंडिवर कार मिल जाती है। फिर वे उसमें बैठकर छपरा की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सुधीर आनंद विहार बस स्टैंड पर पहुंच जाता है सोनू का पता लगाने के लिए। वहां जाकर वे तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सोनू नाम इतना कॉमन था कि किसी से भी पूछो हर कोई किसी सोनू को जानता ही था, लेकिन बस साफ करने वाला सोनू तो एक ही था। तभी उन्हें बस में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि मैंने सोनू को सहारनपुर में देखा है,
वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। फिर सुधीर अपने साथियों को वहाँ छोड़कर खुद उसके साथ सहारनपुर जाता है। अब जयराज और उसके साथी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पहले उनकी तलाशी ली जाती है। जब वे अंदर जाते हैं तो स्टेशन का SHO उन्हें बताता है कि अगर नक्सलियों को पता चल गया कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो तुम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नक्सलियों का सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन हमारे होते हुए चिंता मत करना। फिर SHO अपनी 2 गाड़ियां लेकर उनके साथ जाता है ताकि उनको प्रोटेक्शन दे सके। अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर कुमार विजय CM की बुलाई हुई मीटिंग में जाते हैं। वहाँ कुछ NGOs और सोशल एक्टिविस्ट भी आए हुए थे ताकि पुलिस की नाकामी पर कमिश्नर से सवाल पूछ सके। फिर CM उनसे सवाल पूछता है कि दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और एक बेटी का बाप होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि दिल्ली पुलिस के होते हुए इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। एक सोशल एक्टिविस्ट पूछती है, जब भी कोई महिला अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता। एक आदमी पूछता है कि दीपिका को हॉस्पिटल ले जाने में इतनी देर कैसे हो गई। वे कमिश्नर से और भी बहुत सवाल पूछते हैं। फिर CM कहते हैं कि अगर आप दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो हम चाहेंगे कि आप अपना इस्तीफा दे दें। फिर कमिश्नर साहब बड़े ही सहजता से जवाब देते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का पिछले साल का बजट 26,000 करोड़ रुपए था, जहां केवल 90 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का बजट 260 करोड़ रुपए है, जहां 1 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। हमारे ऑफिसर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बिना ओवरटाइम के पैसे लिए। हम जानते हैं कि भयानक अपराध हुआ है, हमने केस को लगभग सुलझा ही लिया है। और बात रही पुलिस के काम करने ना करने या दुर्व्यवहार की, तो आप मुझे फैक्ट्स के साथ बताइए, मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। मुझे और कुछ नहीं कहना। फिर कमिश्नर साहब वहां से चले जाते हैं। CM साहब कहते हैं कि जाहिर सी बात है कमिश्नर साहब की डेडिकेशन पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में होती तो बेहतर काम हो सकते थे। मैं ये बात पार्लियामेंट में उछालूंगा। दूसरी तरफ सुधीर को वो आदमी सहारनपुर में एक सोनू के पास ले जाता है। वो उसे पकड़कर कार में बिठा लेता है। फिर 1-2 थप्पड़ मारने के बाद सवाल जवाब करने से पता चलता है कि ये असली सोनू नहीं है। दूसरी तरफ वे पुलिस वाले जयराज सिंह को छपरा गांव में ले जाते हैं। फिर वहां जाकर वे एक बूढ़े से मिलते हैं। वो बूढ़ा उनसे पूछताछ करने के बाद इन सबको आलोक का घर बता देता है। फिर SHO उसे 100 रुपए देकर वहां से निकल लेता है। फिर वे उसके बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा था। जयराज सिंह पूछता है क्या आलोक कुमार यहीं रहता है। वो औरत मना कर देती है। फिर उसकी बीवी पल्लवी बताती है कि कई महीनों से वो यहाँ नहीं आया। फिर वे अंकल जी को ही अपने साथ ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाकर जयराज सिंह अंकल से पूछता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। अंकल कहता है कि तूने मेरे ही घर में आकर मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा किया है, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। फिर जब जयराज सिंह गुस्सा करता है तो SHO उन्हें बाहर भेज देता है। फिर वो खुद अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है। वो अंकल को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की के साथ गलत काम किया है। अगर पुलिस से पहले वो लोगों के हाथ लग गया तो वे उसके टुकड़े कर देंगे। ये समझ लो पुलिस तो उसे बचाने आई है। फिर अंकल उन सबको बताता है कि कल रात उसका फोन आया था। फिर जयराज सिंह उस नंबर पर कॉल करके देखता है। वो एक PCO का नंबर था जो कि गुड़गांव के पास नाहरपुर से था। नाहरपुर में उस अंकल की बहन रहा करती थी। फिर वे अंकल से उसका एड्रेस लिखवा लेते हैं। तभी मैडम के पास भूपिंदर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जय सिंह को तिहाड़ में शिफ्ट कर दिया गया है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि SHO जयराज सिंह और उसके साथियों की खातिरदारी करने के लिए एक मुर्गा मंगवाता है। जयराज सिंह कहता है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्लीज मेरे लिए इसे मत मारो। SHO कहता है सर थोड़ा तो मौका दीजिए, खातिरदारी का अपने पैसों से खरीद कर लाए हैं, अब तो ये कटेगा भी और पकेगा भी और खाना भी पड़ेगा। जयराज सिंह गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मरने तो इसे मैं भी नहीं दूंगा। SHO कहता है तो क्या कर लेगी दिल्ली पुलिस। फिर जयराज सिंह मौके को भांप लेता है, इसलिए वो प्यार से कहता है कि सच में मेहमान मानते हो तो प्लीज छोड़ दो उसको। फिर वे उस मुर्गे को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सुधीर 50 तरह के सोनू से मिलकर परेशान हो गया था, लेकिन हौसले उसके अभी भी बुलंद थे। तिहाड़ जेल में सब लोग जय सिंह को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। चाहे वे सब लोग अपराधी ही थे, लेकिन कोई भी इस तरह के कुकर्म करके यहाँ नहीं आया था। अब विकास को भी एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसका बाप उसे भड़काता है कि तूने उस लड़की को बचाया, लेकिन कहीं भी न्यूज में तेरा नाम नहीं है। तभी DSP मैम की बेटी उनसे मिलने आती है। फिर वो अपनी बेटी को ऑफिस में ले जाती है। वहाँ भूपिंदर के पास SHO राकेश वर्मा का फोन आया हुआ था। वो बताता है कि मैं आलोक को ढूंढने नाहरपुर गुड़गांव में गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं है। कमिश्नर DCP मैम को कहता है कि 3 दिसंबर से पहले हमें चार्जशीट दाखिल करनी होगी। आज से पहले इंडियन पुलिस मुंबई हमले के समय में ही CNN पर आई होगी। बहुत प्रेशर है।
जाते समय कमिश्नर बाकी के 3 आरोपियों को देख कर जाते हैं। फिर हवलदार उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया की निगाहें तुम पर टिकी है, क्या सोचती होगी तुम्हारी माएं। ब्रिजेश के हाथ में उस समय एक लोहे की सुई थी। अब एक प्रेस रिपोर्टर आकाश के पापा से बात करता है और कहता है कि पुलिस का आकाश से बुरा व्यवहार दुनिया के सामने आना जरूरी है। आकाश को भी तो अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। इस इंटरव्यू से आपका फायदा होगा। रात को एसएचओ विनोद जब उन कैदियों को संभालने जाता है तो देखकर घबरा जाता है। फिर एक लेडी पुलिस टीसीपी मैम को बुलाने जाती है। जब मैडम वहां आती है तो देखती है कि ब्रिजेश और विकास ने सुई से अपने हाथ की नस काट ली है। वहां दीवार पर लिखा हुआ था, माँ माफ कर दे। अब इस घटना का 5वां दिन चढ़ जाता है। सुबह सुबह डीसीपी मैम जयराज सिंह के पास फोन करती है और कहती है कि आलोक की ससुराल जाओ। जयराज सिंह कहता है वो तो झारखंड में है, वो तो टोटली नक्सली इलाका है, हमारी हालत यहाँ बहुत दयनीय है। कल एसएचओ जबरदस्ती मुझे नॉनवेज खिला रहा था। फिर मैडम उसे डांटती है कि हमारा प्राइम एक्यूज मिसिंग है, जल्दी पलामू जाओ और आलोक को ढूंढो। फिर मैडम भूपिंदर को कहती है यहाँ दीपिका सारी जिंदगी खाना नहीं खा पाएगी और ये लोग मुझे खाने की कंप्लेंट कर रहे हैं। तभी मैडम के पास उसी प्रेस रिपोर्टर का फोन आता है और अब की बार वो बताती है कि आकाश के पापा ने किसी न्यूज चैनल से उसके इंटरव्यू की बात करी है। मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। तभी वहाँ एसएचओ विनोद आता है और कहता है कि रात को यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ कमिश्नर का फोन आता है। वो पूछते हैं कि रात को इतनी बड़ी घटना हो गई, एसएचओ उस समय कहाँ था। मैडम कहती है कि उस समय वो मेरे ही पास था। कमिश्नर कहते हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मैडम विनोद को कहती है कि सर जी एक काम करो, इस बिल्डिंग में जितने भी बंदे हैं उन सबको सेफ रखो, अगर तुम पर इल्जाम लगेंगे तो इसमें भी मेरी ही बदनामी है। एक बार तो मैडम ने उसको सस्पेंड होने से बचा लिया था, लेकिन फिर भी विनोद टेंशन में था, इसलिए वो कैदियों को संभालने जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ विमला आती है। वो देखती है कि ब्रिजेश रो रहा है। पूछने पर विकास बताता है कि इसको लगता है कि इसकी माँ को इसके बुरे कामों का पता चल गया होगा और वो मर गई होगी। फिर विमला उससे उसकी माँ का नंबर लेकर फोन करती है। उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी और उसे अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी डीसीपी मैम आकाश से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम्हें टीवी पर आना है। आकाश कहता है मैडम मेरे स्ट्रगल का भी तो बाहर आना चाहिए। मैडम कहती है जिनके साथ उन्हें बात की है वे तुम्हें यूज कर रहे हैं। इस केस की जरा सी बात भी बाहर निकली तो हम इस केस को लूज कर देंगे। मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। तभी जयराज सिंह अपनी टीम के साथ पलामू पहुंच जाता है। वो वहां पल्लवी का घर पूछता है, लेकिन एक चाचा बताता है कि वो घर कई दिनों से बंद पड़ा है। दूसरी तरफ सुधीर एक और सोनू के पास जाता है। ये सोनू उम्र में थोड़ा ज्यादा था। फिर सुधीर यहाँ लाने वाले को ही पीटने लगता है। उधर छत्तीसगढ़ के पलामू गांव में जयसिंह गांव वालों को इकट्ठा करके सभी से पूछता है कि पल्लवी का पति आलोक कहाँ है। वो एक दिल्ली में कांड करके भाग आया है, आप लोग उसको पकड़ने में हमारी हेल्प करो। जरा सोचो, अगर हमारे साथ कोई बुरा कर दे तो उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। फिर लोग वहाँ से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस पचड़े में फंसना ही नहीं है। फिर जयराज सिंह की नजर एक भागते हुए आदमी पर पड़ती है। वो अपने साथियों को चलने के लिए कहता है, लेकिन चाचा कहता है रात होने वाली है, बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल लो। दूसरी तरफ बस स्टैंड पर एक दुकानदार गुड़गांव वाली बस में सोनू को देख लेता है। फिर वो जाकर सुधीर को बताता है, भाई साहब जिस सोनू को आप ढूंढ रहे हो मैंने उसे गुड़गांव वाली बस में देखा है। गुड़गांव गुड़गांव चिल्ला रहा था। फिर वो ये बात भूपेंद्र को बताता है। भूपेंद्र कहता है कि अगर वो उस बस में काम करता है तो सुबह लौटकर जरूर आएगा। तभी डीसीपी मैडम हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछती है क्या दीपिका बयान देने की हालत में है। डॉक्टर बताती है कि वो बार बार बेहोश हो रही है। डीसी मैम पूछती है उसकी कंडीशन, उसके घाव कैसे हैं। डॉक्टर बताती है कि बाहरी घाव तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो रोड बार बार अंदर डाला गया था और उसके बाद जो आंतड़ियों को खींचकर बाहर निकाला गया था उसकी हम 2 बार सर्जरी कर चुके हैं और दोनों बार हम उस घाव को ठीक नहीं कर पाए। अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप उन आरोपियों को फांसी तक लेकर जाएंगी। दूसरी तरफ आज फिर जयराज सिंह के हाथ अपनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं लगा। आज तो इनको खाना भी नसीब नहीं हुआ था, इसलिए वे अपने लिए एक ब्रेड का पैकेट और एक मक्खन की टिक्की ले आते हैं। जयराज सिंह कहता है कि इधर जिंदगी घिस गई देश की सेवा करते करते और फिर भी हमें ये खाना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो हम अमेरिका में पैदा हो जाते। एक दिन में एक शिफ्ट लगाओ और मोटी सैलरी पाओ, ऊपर से जिम जाने का टाइम अलग से मिलता है। तभी उसका साथी कहता है, भाई साहब वहाँ की लेडी पुलिस हम तीनों को अकेला ही पेल देगी, हमारे जैसे नहीं है। आलू के परांठे बनाए और आ गई पुलिस थाने में। जयराज कहता है ये जिंदगी तो झंड हो गई, अब अगली बार के लिए पूजा पाठ शुरू कर दो। उस रात को भूपिंदर डीसीपी मैम को बताता है कि शायद सोनू सुबह अपने हाथ लग जाएगा। भूपिंदर को एक और टेंशन थी, उसकी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही थी। जब लड़के वालों को पता चलता है कि ये पुलिस वाला है तो ये सोचकर कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, वे कोई जवाब ही नहीं देते। फिर मैडम कहती है कि तुम शान से बताया करो कि तुम पुलिस वाले हो।
जो तुम्हारे काम की इज्जत ना करे उसे अपनी बेटी कभी मत दो। तभी मैडम के पास फिर से रिपोर्टर का फोन आता है। वो कहती है कि आपके समझाने के बाद भी आकाश ने एक टीवी चैनल से डील कर ली है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब रात को मैडम को पता चलता है कि आकाश एक चैनल पर इंटरव्यू देने वाला है, तो मैडम गुस्से में उसके पास होटल जाती है। भूपिंदर मैडम को समझाता है प्लीज मैडम प्यार से, क्योंकि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, वरना मैं खुद साले को तोड़ देता। बस उसे समझाना है कि उसका इंटरव्यू हमारा बना बनाया केस बिगाड़ सकता है। फिर मैडम अंदर जाती है और आकाश को कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है जो दीपिका के पास नहीं है। क्या तुम्हें इस घटना के लिए भी नेम फेम चाहिए? तुम जो भी करो सोच समझ के करना। फिर मैडम वहां से बाहर जाकर उदास हो जाती है। भूपिंदर के पूछने पर मैडम कहती है कि पूरी लाइफ में मेरा दिल 2 बार टूटा है, एक 4 दिन पहले जब मैंने उस लड़की को देखा और दूसरा आज। भूपिंदर कहता है मैम मुझे लगता है कि दुनिया में 99% लोग अच्छे हैं, बस हम ही मिलकर उन्हें समझा नहीं पाते। जैसे जैसे ये केस नजदीक आ रहा था और भी उलझता जा रहा था। जब सारी दुनिया सो रही थी तो ये पुलिस वाले सड़कों पर उन आरोपियों को पकड़ने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। फिर सुधीर और विमला एसएचओ सुभाष गुप्ता के पास गुड़गांव बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। एसएचओ बताता है कि हमारी सभी टीमें बस स्टैंड के आसपास ही सोनू की ताक में खड़ी हैं। तुम तीनों भी वहां जाकर खड़े हो जाओ। तभी थोड़ी देर बाद वहां एक बस आती है, सोनू उसमें नहीं था। फिर वो दुकानदार बताता है कि दूसरी तरफ जो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, मुझे लगता है वही सोनू है। फिर पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। फिर वे उसे पुलिस वैन में बिठा लेते हैं। उस लड़के का नाम अहमद मंसूरी था। उसकी तलाशी लेने पर उन्हें एक फोन मिलता है। ये उसी आदमी का फोन था जिसको इन्होंने वारदात से पहले लूटा था। फिर वो भी मान जाता है कि उस रात वो उसी बस में था। फिर जब उसे वहां से बाहर ले जाने लगते हैं तो विमला उसकी उम्र पूछती है। उसे अपनी उम्र पता ही नहीं थी। विमला कहती है मुझे ये माइनर लगता है। एसएचओ कहता है पागल हो गई हो क्या? डिफेंस सारा क्राइम इसके माथे मल देगा। इसके चक्कर में वे सभी भी 3 साल में छूट जाएंगे। लेकिन बेवकूफ विमला अड़ जाती है कि मैं इसे माइनर में ही बुक करूंगी। फिर जब सोनू के पकड़े जाने के बाद ये बात डीसीपी मैम को पता चलती है तो सब लोग खुशी मनाते हैं। फिर डीसीपी मैम ये बात कमिश्नर को बताती है। दूसरी तरफ जयराज सिंह के पास भी वहाँ के एसएचओ का फोन आता है। वो कहता है उठ जाओ सर जी, हमें खबर मिली है कि आलोक घर आ गया है। दिल्ली में लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे थे। वे सभी दीपिका के लिए इंसाफ मांग रहे थे। तभी कमिश्नर साहब के पास कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आता है। वो बताता है कि कल रशियन राष्ट्रपति हैदराबाद हाउस में आने वाले हैं और यहाँ इतने विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डीसीपी मैडम की बेटी भी प्रदर्शनकारियों के साथ थी। अब लोग तोड़ाफोड़ी पर उतर आए थे। अब लोग पुलिस पर पत्थर फेंकना भी शुरू कर देते हैं। फिर कमिश्नर को बताया जाता है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री के उत्तरी कार्यालय तक पहुँच गए हैं। फिर कमिश्नर उन्हें लाठी और पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। फिर लाठीचार्ज करने से पहले अनाउंसमेंट की जाती है। जब लोग फिर भी नहीं मानते तो उन पर पानी की बौछार डाली जाती है। उसके बाद लोग बेकाबू हो जाते हैं और पुलिस पर ही टूट पड़ते हैं। अब टीवी पर न्यूज आती है कि पहल पुलिस ने की थी, इसलिए भीड़ भड़क गई। ये न्यूज डीसीपी मैम भी सुन रही थी। तभी उसके पास कमिश्नर का फोन आता है। वे कहते हैं कि हम दोनों का करियर दांव पे लगा है, तुम जल्दी से आखिरी अपराधी को पकड़ लो, तभी हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा। तभी मैडम के पास मैसेज आता है कि दीपिका बयान देने के लिए तैयार है। फिर मैडम मैजिस्ट्रेट को फोन करने के लिए कहती है। कमिश्नर के पास फिर से कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आता है। कमिश्नर कहते हैं कि सरकार को इस मामले में जांच बिठानी चाहिए कि क्या पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हुई है। मैं सार्वजनिक रूप से बलात्कार विरोधी कानून में बदलाव का प्रस्ताव दूंगा। फिर भीड़ घर चली जाएगी क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने जीत हासिल कर ली है और अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, बलि का बकरा मैं बनूंगा। थोड़ी देर बाद उस कैबिनेट सेक्रेटरी का फिर से फोन आता है। वो बताता है कि ऑफिशियली पीएम इस जांच से सहमत नहीं है। उनकी नजरों में पुलिस सही काम कर रही है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस जांच से पब्लिक शांत हो जाएगी तो हम ऐसा करेंगे। फिर वो बताता है कि आज प्रदर्शन में मुख्यमंत्री का बेटा भी देखा गया था। उसको लोगों ने घेर लिया था। बड़ी ही मुश्किल से पुलिस ने उसे बचाया। फिर कमिश्नर मुख्यमंत्री के पास फोन करता है और पूछता है कि अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है। सुना है पब्लिक उसे पीटने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। मुख्यमंत्री फोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ जयराज सिंह एसएचओ को लेकर फिर से उस बूढ़े के पास जाते हैं। वो बूढ़ा बताता है कि आपका आदमी यहाँ आ गया है, जाओ पकड़ लो उसे। फिर वे सब उसके घर के आसपास और छतों पर सिपाही खड़े कर देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। फिर जैसे ही जयराज सिंह उसके घर जाता है वो छत पर भाग जाता है। फिर घर से थोड़ी दूर जयराज सिंह उसे पकड़ लेता है। फिर वे कंफर्म करने के लिए उसको उसके माँ बाप के पास लेकर जाते हैं। वे कहते हैं यही है आलोक कुमार। उसकी वाइफ कहती है यही है हरामी, 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चला गया था, डालो साले को जेल में। फिर वे उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। एसएचओ कहता है मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ डीसीपी मैम हॉस्पिटल में मैजिस्ट्रेट का इंतजार कर रही थी। तभी मैजिस्ट्रेट मैडम वहां आ जाती है।
वो कहती है कि मैं दीपिका को बयान देते समय फिल्माना चाहती हूँ, लेकिन दीपिका के पिता वीडियो बनाने से मना कर देते हैं। फिर मैजिस्ट्रेट मैडम दीपिका के पास जाती है। फिर सबको बाहर भेजकर जज मैडम कहती है, बेटी शुरू से बताओ उस दिन क्या हुआ था। दूसरी तरफ जयराज सिंह भूपिंदर के पास फोन करता है कि वो पकड़ा गया है। भूपिंदर कहता है पहली फ्लाइट पकड़ो और सीधा एयरपोर्ट आ जाओ, अलर्ट रहना। फिर जयराज सिंह एसएचओ को फोन करता है और कहता है जनाब साथ देने के लिए धन्यवाद, अब हम चले जाएंगे। लेकिन एसएचओ कहता है कि असली काम तो अब शुरू हुआ है, आप सबके टारगेट पर हो। दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट मैडम अपने भरे हुए दिल से दीपिका का बयान सुन रही थी और उसे नोट कर रही थी। फिर बयान लेने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो डीसीपी मैडम को बताती है कि उसने 4 पन्नों का बयान दिया है जो बिल्कुल स्पष्ट और मजबूत है। डीसीपी मैम कहती है हम आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी तरफ जब जयराज सिंह आलोक को एयरपोर्ट लेकर जा रहा था तब रास्ते में हर इंसान की नजर उन पर ही थी। जयराज सिंह की फटी पड़ी थी, इसलिए वो बार बार एसएचओ को फोन कर रहा था। आलोक कहता है यहाँ आने की गलती की है, अब भुगतो। अब चलते चलते शाम हो जाती है और वे पटना हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। एसएचओ साहब कहते हैं अब आप महफूज हैं, सेंट्रल को हमारा सलाम कहना। फिर जयराज सिंह भूपिंदर को बताता है कि हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। फिर भूपिंदर हॉस्पिटल जाता है और खुद जाकर डीसीपी मैडम को बताता है कि आखिरी बंदा भी पकड़ा गया। अब मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस न्यूज ने मैडम के सिर पर रखा हुआ प्रेशर का टोकरा एकदम से हटा दिया था। फिर मैडम ये बात जाकर दीपिका की माँ को बताती है। फिर वो अपने हस्बैंड को फोन करती है कि आज रात मैं घर आ रही हूँ। फिर वो अपनी बेटी को बताती है कि हमने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। फिर वो ये बात कमिश्नर को भी बताती है। कमिश्नर के कान कब से तरस रहे थे एक अच्छी न्यूज सुनने को। एसएचओ विनोद आखिरी बंदे का भी सैंपल ले लेता है। जब ये बात आकाश को पता चलती है तो उसे भी बहुत खुशी होती है। संजीव गोस्वामी दिल्ली सीएम के बेटे को कहता है कि मैंने सीपी कुमार विजय को बाहर निकलवाने के लिए बहुत पैसा लगाया है, तुम्हारे बाप ने सब बर्बाद कर दिया। अब वो तब तक इंक्वायरी बिठाएगा जब तक उसे क्लीन चिट नहीं मिल जाती। अब वो हवलदार जो दीपिका और आकाश को हॉस्पिटल लेकर गया था फाइनली 5 दिन बाद अपने घर चला जाता है। वो अपनी वाइफ को जाकर खांसी की दवा देता है जो वो 5 दिन पहले लेने निकला था। अब निधि सिंह को भी अपनी डबल शिफ्ट से छुटकारा मिल गया था। वो लोगों को बातें करते हुए सुन रही थी कि अगर हम कैंडल मार्च ना निकालते तो ये पुलिस अपना काम बिल्कुल नहीं करती। अब डीसीपी मैडम भी अपने तीनों एसएचओ को ठंड में आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। उनके साथ हवलदार नारायण भी था जिसको सबसे पहले इस केस के बारे में कॉल आई थी। फिर मैडम निधि सिंह को जाकर आइसक्रीम देती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो मैडम को कहती है मैम जब मैंने जय सिंह को पहली बार देखा तो वो बहुत प्राउडली बता रहा था कि उसने उस रात क्या क्या किया। ये पूरी दिल्ली इस समय सेलिब्रेट कर रही है और मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। इतने में वहाँ भूपेंद्र आता है। वो कहता है मैडम तिहाड़ जेल से फोन आया है, जय सिंह ने खुदकुशी कर ली। अब उसने सच में खुदकुशी की या जेल में किसी ने उसे मार दिया अब तक पता नहीं चल पाया। इस केस की वजह से एक नया एंटी रेप कानून बनाया गया जिसमें आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए और पीड़ितों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया। उन 6 आरोपियों को पकड़ने और एक के तिहाड़ जेल में आत्महत्या करने के बाद 4 दोषियों को फांसी की सजा हुई। नाबालिग सोनू को बरी कर दिया गया, लेकिन बरी करने से पहले उसे 3 साल बाल सुधार गृह में बिताने पड़े। पीड़ित लड़के ने 3 दिन बाद नेशनल टीवी पर इंटरव्यू दिया। पीड़िता ने हमले के 2 हफ्ते बाद 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया। उसकी याद आज भी जिंदा है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस केस पर बेस्ड है। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने में कई दिन लग गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।